हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक हैं? ट्वेल्थ क्लास का पहला अध्याय आज हम पढ़ने वाले हैं और इस अध्याय में सबसे अच्छी चीज़ आपको ये मिलेगी कि ये बहुत ही आसान है और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। इस अध्याय को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपने 11th में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो 10th में तो पढ़ा ही है। तो 10th के बहुत से अध्याय इससे मिलते जुलते हैं, उसको समझना है, और अगर वो समझा हुआ है तो इस अध्याय में आपको ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी। दो चीज़ें करनी हैं। जैसे ही मैं पढ़ा लूँ, पढ़ाते दौरान नहीं, पढ़ाने के बाद आप उसका नोट्स बना लें। लेकिन आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि आपको मैं बने बनाए नोट्स अपने खुद के दूंगा, अच्छी राइटिंग में, और आप डायरेक्टली लेकिन अपने हाथ से उसको अपनी कॉपी में लिख लें। तो ये हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा, और थोड़ा ढंग से पढ़ना है, पॉसिबिलिटीज़ को ढंग से समझना है। मेरा नाम अनुराग तिवारी है, आप लोगों को बच्चों बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, और बायोलॉजी को आसान बनाने की जिम्मेदारी मेरी। बस आपकी जिम्मेदारी है कि उसको रेगुलर रिवाइज करें, उसकी पढ़ाई करें और नोट्स बनाएं। नोट्स एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ साथ में बनाएं तो ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। ये जो ऐप हमारा है जिस पर आपकी पढ़ाई हो रही है, इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं। इस ऐप में बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको जानने चाहिए। जैसे ऐप में बच्चों लाइव क्लासेस भी चलती हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, ताकि आपको ज़रा सी भी परेशानी किसी भी बात की ना हो। आप रेगुलर रिवाइज करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें। कभी भी ज़रूरत हो कि गाइड कोई कर पाए कि कैसे पढ़ाई करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, ऐसे हज़ारों क्वेश्चन आपके मन में होते हैं। उन सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी आपको मेंटोरशिप में मिल जाती। क्या होता है, हम आपको रेगुलर बेसिस पर गाइड कर रहे होते हैं। शर्त एक है, आप खूब मेहनत से पढ़ाई करें और टॉप रैंकिंग में लेकर आए अपने आप को। तो आप अच्छा पढ़ेंगे तो हम आपको और अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है। सब चीज़ें बड़ी स्ट्रक्चर्ड हैं, और टेस्ट होता है तो इससे आपको पता चलता रहता है कि आप कितने पानी में हैं। हमें अपने आप को खुद से जांचना परखना होता है कि हम अच्छे से पढ़ जाएं। तो वीकली टेस्ट होते हैं। तो इस ऐप के बहुत से फीचर्स आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। क्यों? फायदा ये होगा बच्चों कि इन यूट्यूब चैनल से आपको रेगुलर लाइव क्लासेस वगैरह भी मिल रही होती है। हम लोग शॉर्ट कोर्सेज भी लेकर आते हैं कई बार, तो यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो अगर आप 11th 12th के विद्यार्थी हैं तो इस चैनल पर, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे भी मैं ही पढ़ाता हूँ, तो आप इस चैनल पर, या सिंपल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वेदा CUET पर आ सकते हैं आप। ठीक है, इतना काम करना है। तो ये अलग अलग चैनल्स। अब जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी इसकी तैयारी कर रहे होते हैं तो रेगुलर बेसिस पर मुझे आपको कुछ नोट्स भेजने होते हैं, है ना। रेगुलर बेसिस पर आपको कुछ PDF और क्लास के लिंक भेजनी होती है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है। हम कैसे दें? तो एक व्हाट्सएप जैसा ही ऐप है, उसका नाम है टेलीग्राम। इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए और ये टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करिए। बायोलॉजी से रिलेटेड हर तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेलीग्राम को पर आपको PDF है, जो भी नोट्स होते हैं, है ना, जो भी हाथ से मैं लिखता हूँ, वो सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। कोई भी नया नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल रही होती है। ठीक, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में जनन के बारे में बताया गया है कि जीवों में जनन कैसे होता है। आप जब इसकी बात करें तो जीवों में जनन जो होता है उसका मेन पर्पस क्या है, मतलब कि एक से नए संतान की उत्पत्ति हो, ऐसा हम कह सकते हैं। और जो संतान उत्पत्ति हो रही है वो कैसे हो? अब वो संतान उत्पत्ति हुई, फिर वो बढ़ा बढ़ा किशोरावस्था में आया, फिर उसकी भी मृत्यु हुई, है ना, उसने भी जनन किया, उसकी भी मृत्यु हुई। यही तो हुआ का कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इन सारे प्रोसेसेस में, इन सारे प्रोसेसेस में एक एक जीवन अवधि इस्तेमाल हुई, है ना, एक जीवन अवधि गई। जीवन काल, जीवन अवधि, जब से पैदा हुआ मृत्यु तक की बातें जब करते हैं, और उसमें क्या क्या चीजें हुई, उसमें जनन कैसे हुआ, उस पर ये पूरा चैप्टर है। लेकिन आपके एग्जाम में एक बहुत जरूरी चीज आती है, वो है छोटे छोटे शब्दावलियां आती हैं कि डेफिनेशन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, पूछ लिया जाता है कि होता क्या है। तो पहली शब्दावली जो आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, बच्चों परिभाषित करें जीवन अवधि क्या है।
तो जीवन से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। इसको याद कर लो, प्राकृतिक मृत्यु, ये नहीं कि आकस्मिक एक्सीडेंट मृत्यु हो गई कुछ भी वजह से या कुछ, उसको नहीं कहेंगे। तो जन्म से मृत्यु तक के समय को, और वो भी प्राकृतिक मृत्यु, ये बहुत जरूरी शब्द है, को जीवन अवधि कहते हैं। इसमें जरा से भी परेशानी हो तो बताइए, ठीक है ना। छोटे छोटे शब्दावलियां आपसे पूछ ली जाती हैं कि जी इनकी डेफिनेशन बताइए, इसको परिभाषित करिए, जीवन अवधि को परिभाषित करिए। तो ऐसी बातों को याद रखना पड़ेगा, ठीक। इसका मतलब मृत्यु तो निश्चित है, ये जीवन का सत्य है। मैं कोई गीता का श्लोक नहीं सुना रहा हूं, मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, आपको जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, जितने भी, वो सब, उनमें मृत्यु नहीं होती, उसमें विभाजन होता है। समझेंगे हम कि जीवन के बाद मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जितने भी एक कोशिकीय है, जितने भी एक कोशिकीय, अमीबा है, पैरामीशियम है, ऐसे नाम आपने सुने हैं। इसमें मान लीजिए ये अमीबा है बच्चों, एक अमीबा एक से डिवाइड होकर दो बन जाता है, एक से दो, फिर दो से चार, चार से आठ, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहां हमेशा बनी रहती है ना। इस तरह की पॉसिबिलिटी यहां पर हमेशा ही बनी रहती है। तो ये बात भी तय हो गई कि इसका जो है एक्सेप्शन क्या हुआ, जीवन से मृत्यु तक जीवन अवधि बोल दिया। लेकिन इसमें क्या है, एक्सेप्शन में एक कोशिकीय जीव है, उसमें ऐसी चीज, ये डेफिनेशन, ये परिभाषा मान्य नहीं होती। उनकी कोशिका विभाजित होती है, नई कोशिका को जन्म देती है, नई कोशिका उसमें से बन जाती है, ठीक। ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामीशियम, और भी है, ये एग्जाम में आपके बुक में दिया इसलिए मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, हर एक की जीवन अवधि आपके एग्जाम में पूछी जाती है ना। जब भी आपका एग्जाम होता है, सालाना एग्जाम, गाय की जीवन अवधि 20 से 25 वर्ष, जो कुत्ता है 10 से 14 साल जिंदा रहता है, कछुआ 150 से 200 साल, पादप 1000 साल, मेफ्लाई सिर्फ एक दिन, वो नहीं जो कीट पतंगा जो बारिश में आ जाते हैं एकदम से, जो शार्क है वो 1000 साल, और वेल 200 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। छोटी मोटी जो चीजें हैं, आप बुक से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें कि हाँ ठीक है बुक में लिखा है या नहीं। अच्छा, जो जन्म है और मृत्यु है, इसके बीच में कौन कौन सी चीजें हो रही होती है। किशोरावस्था आती है, वही जब 10-12 साल के बाद की अवस्थाएं नर और मादा में, जब वो किशोरावस्था को पार कर लेते हैं तो वो जनन अवस्था होती है, जिसमें अलग अलग चीजें रहती हैं, बट उसमें नए संतान की उत्पत्ति होती है। उसी जनन के बारे में पूरा चैप्टर है। फिर जीर्णता, फिर बुढ़ापा आता है, और अंततः मृत्यु हो जाती है ना। तो जनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया है। इसमें अपने ही जैसे नए जीवों की उत्पत्ति की जाती है, और वो कैसे होता है वो हम समझेंगे। बट एक चीज पता है ना, जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने यहां दिया है, तो आप देखेंगे कि एक हाथी का बच्चा हाथी ही होता है, कभी भी घोड़ा नहीं होता, है ना। वैसे ही आम का जो नया है वो नया पादप आम ही होगा, ठीक। घोड़ा है तो घोड़े का बच्चा ही होगा। अब मजाक मजाक में कोई गधे का बच्चा बोल दे तो इसका मतलब वो क्या है, गधे का ही गधा बच्चा, है ना? तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये सब कुछ अपने ही जैसे नए संतानों की उत्पत्ति जब की जाती है, तो उसी को प्रक्रिया को जनन कहते हैं, उसी प्रक्रम को जनन कहते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी बच्चे को है तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है। अभी तक कोई कंफ्यूजन, चीजें समझ में आ रही है ना। ये छोटी छोटी बातें है ना, छोटी छोटी बातें हैं हमको जो समझनी है। अब इसमें सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं किशोर अवस्था क्या होती है, ठीक है। जब जीवों में जनन की क्षमता का विकास हो जाता है, जनन मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ, नया तो नहीं पैदा कर सकता अभी, लेकिन वो 10, 12, 13 साल के बाद जब उनके अंदर जनन करने की क्षमता की शुरुआत हो जाती है, उसको बोलते हैं किशोरावस्था या किशोर अवस्था। अब ये समय कितना होता है मानव में,
11 साल से 14 साल के बीच में शुरू हो जाता है, इसीलिए इनको किशोर कहते हैं। किशोर कुमार, किशोर बालक, किशोर बालिका ऐसे कहते हैं। ठीक। एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, एक उदाहरण की तरह बता दिया। अब ये जो जनन है ये दो तरह से होता है, एक लैंगिक और एक लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में आप लोग जिसको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। तो अब यहां पर दो तरह के जंतुओं, है ना, जंतुओं और पादपों, एनिमल और प्लांट, पेड़ पौधों में और जानवरों में, दोनों में अलग अलग तरीके के जनन होते हैं, है ना। एक अलैंगिक और एक लैंगिक जनन। हालांकि ये सिर्फ जंतु और पादप के बारे में बात नहीं है, ये पूरे ही जितने भी जीव इस धरती पर उपस्थित हैं सबके बारे में बच्चों बात हो रही है ना। अलैंगिक को क्या समझते हैं थोड़ा सा। अलैंगिक में क्या होता है, जो जनक होता है वो सिर्फ एक होता है। जैसे लैंगिक में क्या होता है, नर और मादा दो चाहिए। अलैंगिक में सिर्फ एक ही जनक होता है जिसको पेरेंट आप बोलते हैं। मतलब एक कोशिका से दो बन गए। क्या बोला, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई, तो इसको क्या बोल दिया, एक ही जनक हुआ ना। तो जब भी जनक एक होगा तो उसको बोल देंगे अलैंगिक जनन। उसमें हमें दो जनक की जरूरत नहीं होती। इसमें प्रायः एकल जीव होते हैं, चाहे वो पादप हों, चाहे वो निम्न कोटि के जीव हों जैसे कि अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, ये सब निम्न कोटि के जीव हैं जो एक कोशिकीय होते हैं वैसे। ठीक है, तो इनमें अलैंगिक जनन ज्यादा मिलता है। लेकिन अलैंगिक जनन कुछ कुछ पादपों में भी मिलता है, जैसे आलू में भी कुछ तरह के अलैंगिक जनक होते हैं। अभी अभी हम काइकी तरीका पढ़ेंगे किस तरह से आलू में जो है जनन होता है। अदरक, अदरक से नया कैसे निकल रहा होता है आपको पता है ना, कि जो आप समझिए एक गुलाब का पेड़ है, उसकी डंठल काट दी, आपने नया लगा दिया, तो नया निकल गया ना, उसमें नए जनक की तो जरूरत नहीं हुई, एक ही जनक से नया पादप वहां पर बन रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको यहां समझनी। अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ रहे होंगे हम अगले स्लाइड में। थोड़ा सा समझते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले विखंडन। विखंडन का मतलब एक से दो बन गए, है ना। जैसे एक डायग्राम में समझिए, एक जनक कोशिका है, ये अमीबा भी हो सकता है, ये पैरामीशियम भी हो सकता है, स्पाइरोगायरा भी हो सकता है, और प्लाज्मोडियम भी हो सकता है। तो एक से दो बन गए, लेकिन इसमें सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है ना। पहला जो स्टेप है उसमें क्या है, केंद्रक विभाजित होता है। ठीक है, और फिर इसमें फिर कोशिका विभाजित होती है, कोशिका विभाजित होती है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। तो ये दो स्टेप हैं, इसके बाद चीजें, बात समझ गए ना। तो पहले केंद्रक विभाजित होगा, इन सब में इसको बोलते हैं क्या, विखंडन। जीव कोशिका दो या दो से अधिक भागों में जब विभाजित हो जाती है और उसका हर भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है, उसको बोलते हैं विखंडन। एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामीशियम, स्पाइरोगायरा, प्लाज्मोडियम, इससे जो आपको मलेरिया होता है ना, मलेरिया। ठीक है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं। इसमें आपको बता दिया कि उसमें जो केंद्रक है वो विभाजित हो जाता है ना। और विभाजित के बाद में जो कोशिका द्रव्य है, जो उसका इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहीं कहीं आप लिखा मिलेगा, है ना, वो भी विभाजित हो जाता है और नए संतान की उत्पत्ति होती है, जो नए संतति की उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक कोशिका का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और नए संतति, तो द्विखंडन, द्विविखंडन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक से दो बने। इंग्लिश में इसको बाइनरी फिजन कहते हैं, है ना। जनक है, फिर पहले केंद्रक विभाजित हुआ, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, फिर अंततः संतति कोशिका बन गई, एक से दो। तो इस तरह के विखंडन को क्या बोलेंगे, द्विविखंडन। ठीक, एक से दो बने इसलिए इसको क्या बोला, द्विविखंडन। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ऐसे ही दिया हुआ है। तो एक से बने दो, ये वन, ये टू। ठीक, एक तो ये है विखंडन। एक और तरीका है अलैंगिक जनन का, उसको बोलते हैं खंडन, है ना। क्या बोला, खंडन।
जो जनक कोशिका है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण करता है। इंग्लिश में इसको फ्रेगमेंटेशन भी लिखा हुआ है। फ्रेगमेंटेशन, है ना? आप एक इसको वैसे भी लिख ले, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसमें किसी तरह की परेशानी, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? स्पाइरोगायरा, प्लेनेरिया, इसमें क्या होता है ना कि एक कोशिका, जो लंबी कोशिकाएं होती हैं, वो कई छोटे छोटे, जैसे यही पेन है, इसी को मैं छोटे 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 टुकड़े में कर दूं और हर टुकड़ा एक नए कोशिका में का निर्माण कर ले, तो उसको बोलते हैं क्या? खंडन। है ना? तो ये जनक है, ये इसका खंडन हुआ और हर एक टुकड़े की वृद्धि हुई और वो एक नई कोशिका में अपने आप को बना लेता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक तीसरा तरीका है बच्चों, मुकुलन। क्या? मुकुलन। जनक कोशिका के सतह पर, अब आप समझें कि ये ईस्ट है, इसी से कुछ नया निकल गया, तो उसकी सतह पर, या फिर ये क्या है बच्चों? हाइड्रा है। हाइड्रा का नाम आपने सुना है ना? तो जनक जो कोशिका है उसकी सतह पर देखो, सतह पर एक नया हाइड्रा निकल आया मान लो, उसको बोलते हैं मुकुल, या उस प्रक्रिया को मुकुलन बोलते हैं। अब कोशिका का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और एक नया मुकुल बना देता है, मुकुलन प्रोसेस के थ्रू, प्रक्रिया के थ्रू। ठीक है? यह मुकुल जनक कोशिका से अलग होकर नई कोशिका बनाएगा और नया जीव उत्पन्न करेगा। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूं, दो एग्जाम्पल जरूर याद करिए, दोनों उदाहरण आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? सतह से जब नई कोशिका विभाजित होकर निकलकर एक नया जीव उत्पन्न करती है सतह से, अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, लेकिन दो एग्जाम्पल याद करें और दो तरीके से। एक होता है, अच्छा सतह कैसी हो, एक होता है बाह्य सतह से, यहां से हाइड्रा निकल आया मान लो, एक होता है अंदर ही अंदर कोई नई चीजें बन जाए, तो एक बाह्य मुकुलन और एक आंतरिक मुकुलन, दो प्रकार भी इसके होते हैं। पहले बाह्य मुकुलन को समझ लेते हैं। बाह्य मुकुलन मतलब बाहरी में, जैसे ये देखिए हाइड्रा है, हाइड्रा से एक उसकी सतह से मुकुल निकला, है ना? फिर एक लेयर बनी जिसको पट्ट निर्माण बोला, और पट्ट निर्माण के साथ में वही टूट कर ये वाला टुकड़ा एक नई संतति हाइड्रा बना लेता है ना? एक नई संतति हाइड्रा बना लेता है। उसी तरह से ईस्ट में बच्चों एक जनन कोशिका है, उसमें एक नई कोशिका विभाजित होती है और फिर वो एक नई कलिका बना लेती है। इस तरीके से ईस्ट में भी जनन होता है। तो हाइड्रा ये और ईस्ट ये दोनों में ही बाह्य मुकुलन होता है। कैसा? बाह्य मुकुलन। बाह्य मुकुलन। छोटे छोटे शब्द हैं बच्चों, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, छोटी छोटी बातें हैं बट जरूरी हैं। अंतः मुकुलन, शरीर के अंदर जब मुकुलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसको अंतः मुकुलन बोलते हैं। ऐसा एक पॉरीफेरा है जिसका नाम है स्पॉन्जिला, या जितने भी पॉरीफेरा हैं उसमें अंतः मुकुलन होता ही होता है ना? उसमें अंतः मुकुलन होता ही होता है। ये ऐसा सा शरीर है, उसके अंदर ही सारी कोशिकाएं बन गई स्पॉन्ज में, है ना? तो पॉरीफेरा किंगडम वगैरह हम जब पढ़ेंगे, तो किंगडम के बाद फाइलम, तो फाइलम एनिमल किंगडम में, पॉरीफेरा फाइलम में चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक? इसमें कोई दिक्कत नहीं। छोटे मुकुल जैसी कोशिका समूह की संरचना करती है ना? और वो बाद में वयस्क स्पंज में विभाजित हो जाता है। तो इस तरह से चीजें बनती जाती हैं। ये देखिए एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, ये है ना? तो ये कटिकाएं हैं, छोटे छोटे कोशिकाओं का समूह है और जेली जैसे पदार्थ हैं। ये छोटे छोटे मुकुल हैं जो इसमें विभाजित हो गए हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को मुकुलन बोलते हैं। ये आंतरिक मुकुलन के बारे में है। ठीक। एक अगला एग्जाम्पल है ना, जिसको बीजाणु जनन कहते हैं। क्या? बीजाणु जनन।
बीजाणु जनन क्या होते हैं? जब जनक कोशिका से नए बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है? बीजाणु छोटे छोटे स्पोर्स आप हिंदी में कह सकते हैं, है ना? इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब इन बीजाणुओं को अलग अलग नाम से, जैसे वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो उनको बोलते हैं चल बीजाणु, जैसे क्लेमाइडोमोनास में होता है चल बीजाणु। कोनिडिया, कोनिडिया क्या होते हैं? ये कोनिडिया है, देखिए। जब बाह्य सतह से छोटे छोटे बीजाणु निकलते हैं उनको बोलते हैं कोनिडिया। ऐसा पेंसिलियम में होता है। पेंसिलिन जिससे आप एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, पेंसिलिन का एंटीबायोटिक्स नहीं लगता जब किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना? और एक आखिरी, कायिक जनन। कायिक जनन जैसे, कहाँ गया, तना, पत्ती, जड़, किसी भी भाग से जब नई संतति होती है, जैसे मैं बोला ना, मैंने गुलाब को आप काट के उसका तना जमीन में लगा दो, नया बन जाएगा। गन्ने को काट कर लगा दो, नया बन जाएगा। आलू को काट के लगा दो, नया बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे कायिक जनन, जैसे आलू के ऊपर छोटी सी कलिकाएं हैं, ये देखो, है ना? और ये कलिकाएं क्या करती हैं? एक संपूर्ण, इस कलिका से ही एक नया संपूर्ण पादप का निर्माण हो जाता है ना? तो ये क्या हुई? कायिक जनन का एक उदाहरण हो गया। कायिक जनन का एग्जाम्पल क्या हुआ? आलू, आलू की छोटी कलिकाएं। अच्छा, ब्रायोफिलम एक पेड़ है, उनकी पत्तियों से नए छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं और वो संपूर्ण पादप में बन जाती हैं, उनका निर्माण होता है। तो ये भी एक तरह का उदाहरण हो गया कायिक जनन का। गुलाब की बात कर ले, मैंने आपको बताया, एक शाखा को काटते हैं, है ना? तो आपको अगर मैं पूछूं कि अलैंगिक जनन के महत्व क्या क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे? सबसे जरूरी चीज, अपने जैसा ही निर्माण करता है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। जैसे, क्या हम आप अपने माता पिता से पूरी तरह से मिलते हैं? अब ये कौन से सूर्यवंशम पिक्चर तो है नहीं कि उसमें अमिताभ बच्चन का जो बेटा है वो अमिताभ बच्चन जैसा ही होगा, ऐसा तो नहीं है ना? एकदम सेम सेम, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। एटलीस्ट हमारे उसमें जानकारी में बहुत सी चीजों हम जानते भी नहीं, लेकिन कुछ कुछ बदलाव होगा। लेकिन अलैंगिक जनन में पूर्णतः समान जीव को जन्म दिया जाता है और इसको क्लोन कहते हैं। ये शब्द आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि परिभाषित करिए क्लोन शब्द को, पूछा जा सकता है आपसे। दूसरी बात, नई संतति के लक्षण अपने जनक के पूर्णतः समान होते हैं। हर तरह का लक्षण, समान जीव तो होता ही होता है, उसमें लक्षण भी समान होते हैं, है ना? अच्छा, जो लैंगिक जनन है वो एक जटिल विधि है, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, बहुत डिटेल में है, बहुत देर में होता है। ये एक सरल विधि है भाई, एक से दो बन गए, खत्म, यही तो हुआ। तो एक सरल विधि है, और ये हमेशा जितने भी जीव होते हैं एक जो है कोशिकीय, वो विपरीत परिस्थितियों में ये सब चीजें करते हैं। कौन? अलैंगिक जनन हमेशा कब होता है? विपरीत परिस्थितियों में होता है, ये आपको याद रखना होगा। कब होता है बच्चों? विपरीत परिस्थितियों में अलैंगिक जनन का ये काम होता है, ठीक। और इसमें आखिरी जो है, अलैंगिक जनन में जो जीवों के सभी लक्षण हैं, जो भी लक्षण हैं किसी भी जीव में, वो पूरी तरह से समान रहते हैं, यथावत रहते हैं, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। आप देख रहे हैं, ये कुछ अलैंगिक जनन के महत्व, है ना? इन महत्व के वजह से ही उसमें हमेशा समानताएं होती हैं। आज से 1000 साल पहले भी जो अमीबा होगा वो आज की, किसी भी तरह का म्यूटेशन हो गया हो, उसमें कोई चेंज हो गया हो, बदलाव हो गया हो प्राकृतिक चीजों की वजह से, तो एक अलग बात है। परंतु उसमें क्या होगा कि चीजें हमेशा समान रहेंगी, चाहे वो 1000 साल पहले थी, चाहे वो आज है, उसमें हमेशा समानता आपको मिलेगी। अगली बात करते हैं, हम देखेंगे कि एक लिंगी, द्विलिंगी, और जो हम जब अजैविक इसकी बात करते हैं, अलैंगिक की बात करते हैं, तो अब हम थोड़ी सी बातें लैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। किसकी? लैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। लैंगिक जनन,
तो लैंगिक जनन को थोड़ा ढंग से समझेंगे बच्चों। अब आप ऐसे समझें कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब किसी जीव में, एक ही जीव में नर और मादा दोनों उपस्थित हों, जैसे केचुआ, अर्थवर्म आप बोलते हैं ना, केचुआ, उसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों ही उपस्थित होते हैं, बोलते हैं एक लिंगी। द्विलिंगी की बात करें तो जब एक ही जीव में दो प्रकार के जनक होते हैं, है ना, तो इस तरह से आपको समझना है। तो एक लिंगी में ऐसे समझ लें, जैसे मानव, थोड़ा सा मैं इसमें बदलाव कर रहा हूं, मानव में नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं, तो ये एक लिंग हो गया, ये एक लिंग हो गया। तो एक लिंगी एक लिंगी। लेकिन द्विलिंगी मतलब एक ही जीव में दो प्रकार के जनक की संरचनाएं होती हैं, मतलब उसमें नर और मादा एक ही जीव में, मैंने उल्टा बोल दिया था शुरू में। तो जैसे केचुआ, स्पोंज, कभी कभी कुछ कुछ छिपकलियां, इनको उभयलिंगी भी कहा जाता है बच्चों, इनको उभयलिंगी भी कहा जाता है, ये याद रहेगा। अगली बात जो करते हैं, याद रखें, ऐसे पादप या जंतु जिसमें केवल एक प्रकार का लिंग होता है ना, इस बात को समझ गए, मतलब एक शरीर में नर और दूसरे शरीर में मादा होते हैं, उनके लिए शब्द हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक लिंगाश्री, है ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये जीव शारीरिक संरचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल में, उदाहरण में कॉकरोच मानव, हम लोग जो होते हैं पपीता। अच्छा, पपीता आप देखेंगे नर अलग है, मादा अलग है ना, इस तरह से आपको याद रखना। द्विलिंगाश्रय की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, एक ही शरीर में दोनों संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जैसे केचुआ की बात करते हैं, कारा की बात कर लें, कारा एक पादप है, उसकी बात कर लें। तो हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, जब हमें दो जनक की या विपरीत लिंग वाले जनकों की जरूरत पड़ती है संतति को उत्पन्न करने के लिए, तो उसको हम लैंगिक जनन बोलते हैं, लैंगिक जनन। जैसे अलैंगिक था, अब लैंगिक जनन। ये थोड़ा सा ज्यादा जटिल प्रक्रिया है, तो ये हमेशा उच्च स्तरीय पादपों में ये प्रक्रिया होती है। कुछ कुछ जैसे कवक है, शैवाल है, इसमें भी होती है, कवक, शैवाल। एक नर एक मादा की जरूरत होती है, दोनों के जो जैसे स्पर्म है और ये अंड हैं, है ना, ये आपस में मिलते हैं तो नई संतति की उत्पत्ति होती है। तो ये एक प्रोसेस है ना, कि यहां पर वो नर था, उसमें जो स्पर्म थे उसमें मियोसिस हुई, फिर वो उसमें क्रोमोसोम कम हो गए, आधे हो गए, फिर दो आधे आधे क्रोमोसोम मिलकर फिर से क्या बना लेते हैं, जो है पुरानी तरह से नई पीढ़ी की तरह द्वितीय पीढ़ी में भी वो क्रोमोसोम बराबर हो जाते हैं, जैसे यहाँ का क्रोमोसोम और यहाँ का क्रोमोसोम दोनों बराबर है ना। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले युग्मक जनन, फिर निषेचन होता है, और निषेचन के बाद जो भ्रूण है ना, उसमें घटनाएं होती हैं। तो निषेचन पश्च उसके मतलब निषेचन के बाद की घटनाएं जो है वो हम समझेंगे, भ्रूण वगैरह बनना। युग्मक जनन में क्या होता है, दो जनक जैसे नर और मादा दोनों का ही योगदान होता है ना, और उसकी वजह से युग्मक कोशिका का निर्माण होता है, जाइगोट आप बोल रहे होते हैं, है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जो मियोसिस कहते हैं, और इनके साथ मिलने से जो संतति का निर्माण होता है उसको युग्मक कोशिका बोलते हैं, जिसको मैंने आपको जाइगोट बोला वर्ड। गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जिसको आप बोलते हैं, ये गुणसूत्रों की संख्या जनक से आधी होती है, इसीलिए इसको अगुणित कोशिका भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हैप्लॉइड बोलते हैं बच्चों, अगुणित कोशिका। युग्मक की जो आकारिकी के आधार पर जीवों में हमेशा दो तरह के युग्मक होते हैं, एक जो एक जैसे दिखने वाले युग्मक, और एक अलग अलग दिखने वाले युग्मक, ऐसे समझ लीजिए। तो सम युग्मकी की बात जब हम करते हैं तो इनका आकार समान होता है, जैसे शैवाल, जितने भी शैवाल हैं वो समयुग्मकीय हैं, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, आप इसमें परिभाषित नहीं कर सकते कि कौन सा नर है कौन सा मादा है। विषम युग्मकीय की बात करें तो क्या होगा, आकारीय रूप से दोनों समान नहीं होते, है ना, तो शैवाल कुछ कुछ हैं, मानव के युग्मक भी ऐसे ही है ना, मानव के भी युग्मक जो हैं वो ऐसे ही हैं।
तो जो स्पर्म है, ओवम है, इसको आप, है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन के जो कोशिकाएं होती हैं, उसके लिए ये नर और मादा युग्मक है। और युग्मक के मिलने से फिर फर्दर जाइगोट होता है, ये याद कर लेंगे आप। तो युग्मक निर्माण में हमेशा जनक में जो गुणसूत्र हैं वो डबल होते हैं, दोगुने होते हैं युग्मक के कंपेयर में, है ना। तो युग्मक में हमेशा आधे होते हैं, तो जनक कोशिका में युग्मक आधे हो जाते हैं जनक की कोशिका के कंपेयर में। जितने भी मान लो 46 हैं तो यहाँ 23 हो जाएंगे, 46 हैं तो यहाँ 23 हो जाएंगे। तो 23 हमेशा युग्मक में होते हैं, है। तो गुणसूत्र की संख्या जनक से हमेशा आधी होती है जनक कोशिका में, है ना। ये वर्ड आप याद करेंगे, ये शब्द आपको याद रखना है। मोनेरा है, फंजाई है, शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, इसमें हमेशा अगुणित पादप जंतु ही हैं, मतलब इसमें हमेशा हैप्लॉइड ही क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, तो आपको याद ही रखना है। तो इसमें नर, नर युग्मक, मादा, इनकी बातों को आपको याद रखना हो। तो अगुणित जीवों में जो युग्मक निर्माण है उसमें इस तरह से हो रहा है कि डबल था अब आधा हो गया, डबल था अब आधा हो, ठीक। दूसरी चीज, जैसे ही युग्मक निर्माण हुआ, ये स्पर्म बने, ये ओवम बने, तो ये अब स्थानांतरण होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ताकि आपस में ये मिल सकें। तो युग्मक युग्मक निर्माण के पश्चात क्या होगा, एक दूसरे तक पहुंचने के, है ना, को ही हम बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण, ये शब्द आपको याद रखना। नर युग्मक चलनशील होते हैं कई बार, मादा युग्मक अचलनशील होते हैं, है ना, कई बार। उदाहरण के लिए मानव हैं, कुछ शैवाल हैं, ये आपको याद रखने होंगे। कुछ कवक, कुछ शैवाल, ये सब क्या होते हैं, दोनों ही युग्मक चलनशील होते हैं, दोनों ही एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, छोटे छोटे जो टर्म्स हैं, जो शब्दावलियां हैं, आपको याद रखनी होंगी। अब ये किस तरह से जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक तक कैसे जाए, तो इसका माध्यम जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, कोई दूसरा प्राणी भी हो सकता है, कुछ भी। जल से कौन कौन से स्थानांतरण करवाते हैं, तो शैवाल जल माध्यम को ज्यादा जो है वैल्यू देता है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जलीय पादप और कुछ जंतु हैं जो जल द्वारा, अब जैसे आप मेढक की बात करें, है ना, वो पानी के अंदर ही उसका सब कुछ स्थानांतरण होगा। वायु से जितने भी एक बीजपत्रीय हैं या द्विबीजपत्रीय हैं, वो उच्चतीय पादप, आप मोनोकॉट डाइकॉट कहते हैं, वो वायु द्वारा अपने युग्मक का स्थानांतरण करते हैं। प्राणी द्वारा तो ये हमेशा मतलब किसी भी जंतु द्वारा अपने जो युग्मक हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। जैसे एक पेड़ से कोई भी नर युग्मक आकर किसी जैसे भेड़ है उसके बालों में चिपक गया, उसके वुलन उसमें चिपक गया, अब वो जहां जहां जाएगी वो वहां ट्रांसफर कर देगी, उसको स्थानांतरित कर देगी, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें हमें समझनी है। अब पादपों में परागण एक प्रक्रिया है, इसमें पादप नर जो है, नर युग्मक, वो मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए कुछ कुछ प्रक्रियाएं अपनाता है, उस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। सीधी सी बात, नर युग्मक का मादा युग्मक जिसको अंडक भी बोलते हैं, वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है। एक निषेचन एक प्रक्रिया है, ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक का मिलाप होता है ना, और उसे हम निषेचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन दोनों का मिलना, इतना याद करो। और निषेचन की बाद जो चीजें बनती हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्या, युग्मनज। युग्मनज का निर्माण कब होता है आपसे पूछा जाएगा, तो नर और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। शब्द आप याद करें। तो निषेचन दो तरह के होंगे, या तो ये आंतरिक होगा शरीर के अंदर, या बाह्य निषेचन, निषेचन, ठीक है। आंतरिक निषेचन जो हुआ, है ना, आंतरिक निषेचन जो शरीर के अंदर होता है, मादा के अंदर होता है, जितने भी
मानव उच्च स्तरीय मानव हैं या उच्च स्तरीय पादप हैं, है ना, एक बीजपत्रीय, द्विबीजपत्रीय, इन सब में हमेशा क्या होगा, आपको आंतरिक निषेचन ही मिलेगा। ये सब उच्च स्तरीय पादप है ना। जैसे ये एंजियोस्पर्म बोलते हैं, जितने भी फूल, जिन ऐसे पादप जिनके अंदर फूल होता है, उनको हम हमेशा क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। उनके अंदर इस तरह के आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन, जब शरीर के बाहर निषेचन होता है, जितने भी जल वाले होते हैं, तो मेढक है, कुछ मछलियां हैं, इनमें निषेचन बाह्य होता है। और निषेचन के बाद की कौन सी घटनाएं हैं, तो भ्रूण का बनना, है ना। तो निषेचन के पश्चात युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होना, है ना, बोला जाता है। तो भ्रूण बनना, भ्रूण मतलब अब तो भ्रूण बन गया ना, जो आप जाइगोट बोलते हैं। अब एक कोशिकीय युग्मनज कई समसूत्री विभाजन कर एक बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण करता है। एक कोशिकीय भ्रूण नहीं है, अब ये बहुकोशिकीय भ्रूण बन चुका है, ठीक है। इस तरह के ये सारा प्रोसेस होता है। आप देखिए ना, एक युग्मनज था, जाइगोट बोला आपने, उससे एक भ्रूण का निर्माण हुआ, और भ्रूण से फिर जीव एक बनता है। अब ये बहुत अच्छे डायग्राम तो नहीं बना पाया, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको समझ में जरूर आए, ठीक। तो ये बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, इसके बेसिस पर, इसके आधार पर जितने भी जीव हैं उनको दो तीन तरीकों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया है। अंडाधारी, ऐसे जीव जो अंडा जिनमें मुर्गियां हैं अंडे देती हैं, तो अंडधारी बोलते हैं उसको। हम जो है वो बच्चे पैदा करते हैं, तो हम जीवधारी, सजीव प्रजक हो गए, वो अंड प्रजक हो गए। एक ऐसे होते हैं जो निकालते तो अंडे हैं, लेकिन वो मतलब बनता अंडा है लेकिन निकलता बच्चा है, तो उसको अंडजरायुज बोलते हैं, है ना। तो उस पे भी समझेंगे। तो अंड प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं, एक बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक कवच होता है इसमें हमेशा, और इस तरह का अंडा ये निकालते हैं। या फिर कभी कभी क्या होते हैं, एक जेली लाइक्स अंडा एक जेली में बंधा होता है। तो ऐसे जीव जो अंडों द्वारा जीव को उत्पन्न करते हैं, उनको अंड प्रजक कहते हैं, या आप भूलेंगे नहीं। सजीव प्रजक जो शिशु को जन्म देते हैं, ठीक, जैसे गाय है, मानव है, शेर है, बकरी है, सजीव प्रजक हुए। एक आखिरी है जो जीव को अंड के रूप में, है ना, निष्कासित करते हैं, परंतु उन उसका विकास शरीर के अंदर करते हैं। मतलब शरीर के अंदर अंडा है, निकला जब, तो वो, है ना, बच्चे के तरीके से, तो टाइगर शार्क है, कुछ मछलियां हैं, कुछ कंगारू वगैरह हैं, तो इनको अंड जरायुज बोलते हैं, याद रखेंगे। तो हम आखिरी बातों तक पहुंच चुके हैं। एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन में क्या क्या जो है अलग अलग डिफरेंसेस हैं। इसमें एक ही जनक से संतति होती है, यहाँ दो विपरीत लिंग वाले जनक की हमें जरूरत होती है। ये पूरी तरह से समान होते हैं और ये विभिन्न लक्षणों वाले होते हैं, दोनों का मिक्सचर होते हैं, दोनों से मिले हुए होते हैं। इसमें हमेशा समसूत्री विभाजन होता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसको आप मियोसिस कहते हैं, इसको आप माइटोसिस कहते हैं। याद रखेंगे बच्चों, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप पर। इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, और इसमें युग्मक का निर्माण होता है। निषेचन भी होता है, जितने भी जंतु हैं, उच्च स्तरीय पादप हैं, उसमें लैंगिक जनन होता है। और जितने भी पादप हैं, छोटे शैवाल हैं या अमीबा हैं, इनमें अलैंगिक होता है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं, आखिरी बात बताने जा रहा हूं इस चैप्टर की, चैप्टर छोटा था बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर मैं पूछूं कि जनन का महत्व क्या है, अगर मैं पूछूं, तो मैं इसके लिए चार पांच पॉइंट आपको बताऊंगा। इससे किसी भी जाति की निरंतरता और मतलब एक जीविता बनी रहती है। मतलब सालों साल से चला आ रहा है मानव प्रजाति, क्यों, क्योंकि उसमें जनन हो रहा था। एक पीढ़ी से दो पीढ़ी में जो लक्षण हैं वो स्थानांतरित होते रहते हैं। मेरे भी दो कान हैं, मेरे मतलब 1000 साल पहले भी जो मानव थे उनके भी दो कान थे। ऐसे आप समझे ना, लक्षण का स्थानांतरण। समान संतति उत्पन्न करते हैं, एक जैसे ही मानव से मानव, फिर मानव, फिर मानव। ऐसा तो है नहीं कि 10 पीढ़ी बाद मानव से घोड़े उत्पन्न होने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। दूसरा, लैंगिक जनन से
जातीय विकास ज़रूरी होता था। उसमें जो विभिन्नताएँ आती हैं, उसमें नए-नए पर्यावरण के हिसाब से वो मेल खाते हैं। आप यूँ समझ लें, अगर थोड़ा-सा समझना चाहें, कि लैंगिक जनन नए-नए जो हमारा परिवेश है, उसमें ढलने में सहायक होती है। ठीक है? तो ये आपको याद, ठीक है? तो लैंगिक जनन से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? तो विविधताएँ आती हैं, विविधता होगी, है ना? आनुवांशिक विविधताएँ होंगी तो उससे विकास होगा, ठीक? और जिससे नए जीवों का विकास होना और संभव हो जाता है। तो लैंगिक जनन की नए जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको बच्चों पढ़ाया, इसमें 2 चीज़ें बड़ी आसान हैं। पहला, आपको ये नोट्स एज़ इट इज़ हाथ से लिख लेना अपनी कॉपी में। एनसीईआरटी की किताब उठानी है, दोनों को मिलाना है और उसको याद कर लेना है पूरी तरह से, अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेना है। एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे और इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो आपको अलग से हमें बतानी थी, इसका नोट्स ज़रूर बनाना, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, खूब हार्ड वर्क करो और जहां मेरी ज़रूरत है मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है? खूब मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करो। एनसीईआरटी की किताब की रीडिंग लगाना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? खूब अच्छे से एक बार पढ़ लेना पूरी किताब को, किताब की एक-एक लाइन को पढ़ो और हमेशा ऐसे हाइलाइटर रखा करो। देखो मेरे पास हाइलाइटर है, जो भी इंपॉर्टेंट शब्द मिले उसको ऐसे हाइलाइट करो।